हेलो विद्यार्थी, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। मॉडर्न हिस्ट्री का जो पीवाईक्यू सीरीज है उसके अगले पार्ट में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम लोग आज से देखते हैं अगला प्रश्न। तो निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए थे? तो देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक का जो कार्यकाल था, इनका जो कार्यकाल था 1828 से 35। इन्होंने बहुत सारे सुधार किए। सबसे पहले इनका एक सुधार था सती प्रथा का उन्मूलन। ठीक है, ये राजा राम मोहन राय के साथ किए थे। राजा राम मोहन राय के सहयोग से इन्होंने 1829 में एक नियम पारित कर दिया था, मतलब पूर्ण रूप से इसे प्रतिबंध लगा दिया था सती प्रथा पे। इसके बाद आगे चल के इन्होंने 1830 में ठगों से संबंधित गिरोह का दमन कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया पूर्ण रूप से 1830 में। दास प्रथा का उन्मूलन, इन्होंने दास प्रथा का उन्मूलन के लिए इन्होंने बहुत सारे कार्य किए और इसको भी इन्होंने पूरे खत्म कर दिए, दास प्रथा को भी। और इन्होंने जो प्रमुख कार्य जो एक किए थे 1835 में मैकाले आयोग बनाया। और मैकाले आयोग को क्या दिया इन्होंने? मैकाले आयोग की रिपोर्ट के अनुसार से जो मुगलों के समय से चली आ रही फारसी राज्य भाषा को अंग्रेजी में बदल दिया। दरबार के भाषा को अंग्रेजी में बदल दिया पूर्णतः, जो इससे पहले अंग्रेजों ने फारसी में किया था अकबर वगैरह के समय। धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, ये इनके द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया गया था। सही आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, किसने सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण किया था, अधिग्रहण किया था? तो देखिए, एक सेनापति थे नेपियर। ठीक है, एक्चुअली हुआ क्या था कि आंग्ल अफगान युद्ध जो हुआ था 1839 से 42 के आसपास में, ये जो आंग्ल अफगान का युद्ध हुआ था। ठीक है, आंग्ल अफगान युद्ध के बाद ना स्थितियां खराब हो गई थी इस क्षेत्रों में। अंग्रेजों के जो वहाँ के जो सिंध के क्षेत्र के जो अमीर लोग थे ना, ये अंग्रेजों को बहुत परेशान कर रहे थे। तो इसी के तहत ये एक सेनापति थे नेपियर, और इन्होंने क्या किया कि 1842 के आसपास ने, जो उस समय एक जनरल थे भारत के, गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल थे एलन बरो। ठीक है, तो एलन बरो और ये सेनापति नेपियर, इन दोनों में सहयोगिता से वहां पे जो पूरे जो क्षेत्र था सिंध का, उसमें इन्होंने कब्जा पा लिया था। ठीक है, कौन जीत कर दिया था या कौन इसको विजित कर उसका अधिग्रहण किया था? तो ये नेपियर। और उसके उसी समय फिर मियानी की लड़ाई, डाबो की लड़ाई, ये सब हुई थी 1843 के आसपास में। तो 1843 में ही ये क्षेत्र को पूर्ण रूप से जीत लिया जाता है, सिंध को। कब जीता जाता है? 1843 में। भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ हुई? ये 1872 में की गई, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। ठीक है, उसमें वायसराय कौन थे? लॉर्ड मेयो। और इन्हीं के बाद फिर हर साल 10 वर्ष के बाद ये जनगणना का प्रावधान किया गया। तो अगर जो पूछा जाए कभी कभी कि नियमित जनगणना, तो नियमित जनगणना किया गया था 1881 में। ठीक है, सुखदेव भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? वो दिन था 23 मार्च 1931। ठीक है, और इनके जो 23 मार्च 1931 का ये दिन है, इसी को शहीद दिवस के नाम से भी जाना जाता है। पूरा देश इस दिन शहीद दिवस मनाता है। ठीक है, कहाँ फांसी दी गई थी इनको? इनको फांसी दी गई थी लाहौर के जेल में। लाहौर के जेल में इनको फांसी दी गई थी। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि ये तीनों, सुखदेव भगत सिंह और राजगुरु,
ये तीनों मिल करके एक कुछ समय पहले ही जो राष्ट्रपति नेता जो थे लाला लाजपत राय, उनकी मृत्यु हो गई थी और उनकी मृत्यु का ही बदला लेने के लिए ये तीनों एक पुलिस अधीक्षक पे ही पूरा एक बम फेंक दिए थे और उसमें हत्या की साजिश भी किए थे, तो जिसके कारण से गलत पहचान नहीं पाए इन लोगों ने और सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन सार्डम्स की गोली मारकर हत्या हो गई। प्लान इनको मारने का किसी और का था, मर कोई और गया, तो उसी के बाद इनको पकड़े जाते हैं, इनको फिर जेल में डाल करके फांसी दे दिया जाता है। ठीक है। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? ये सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त। ठीक है। जब अंग्रेजों ने भारतीयों को पूर्ण रूपेण से बिना भारतीयों की अनुमति से जब झोंक दिया था सेकंड वर्ल्ड वार में, तो इस पे महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था 1940 में एक सत्याग्रह आंदोलन, महात्मा गांधी द्वारा। तो ये महात्मा गांधी द्वारा जो शुरू किया गया सत्याग्रह, उनमें प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही थे नेहरू जी, और इसी में तीसरे सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त। ठीक है। आगे देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? खुफिया रेडियो, तो ये किया गया था उषा मेहता के द्वारा। ये रेडियो का मेन था कि लोगों तक, जनता की तक अपनी आवाज पहचान पहुंचाना, लोगों को अपने बारे में बताना, अपने कुछ योजनाओं के बारे में बताना, एक उत्तेजना भरना लोगों में। और इसी रेडियो को कहा गया था खुफिया रेडियो। और खुफिया रेडियो का एक और भी नाम था, आजाद रेडियो भी कहा गया था। लेकिन अंग्रेज लोग इसे पकड़ने की कोशिश में रहते थे। ठीक है। तो ये रेडियो अपना स्थान बदलते रहती थी। इसको जो शुरुआत जो किया गया था, ये किया गया था 4 अगस्त को, 4 अगस्त 1942 को उषा मेहता के द्वारा। ये रेडियो का जो संचालन होता था एक जगह से नहीं होता, ये जगह बदलते रहता था ताकि अंग्रेज लोग इसको पकड़ न ले। ठीक है। और इस रेडियो के सहयोग में आप नाम एक सुने होंगे, एक समाजवादी नेता थे राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया, इन्होंने भी बहुत सहयोग किया था इस रेडियो के संचालन में। ठीक है। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो देखिए, अब अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सीमा प्रांत क्षेत्र से थे। और जो कहा जाए तो वर्तमान में ये जो सीमा प्रांत क्षेत्र है और उधर बलूचिस्तान का जो क्षेत्र है, ये उधर के ही रहने वाले एक राजनेता थे और एक राष्ट्रवादी राजनेता थे। और इसीलिए इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में काफी एक्टिवली भाग लिया था। और आगे चल के इन्होंने उधर इतना काम किया कि लोग इन्हें बच्चा खान या बादशाह खान भी बोलते थे। बादशाह खान भी बोलते थे लोग उन्हें, बच्चा खान या बादशाह खान, क्योंकि बहुत मदद करते थे। इन्होंने आगे चल के खुदाई किस्मतगार 1930 में शुरू की थी। खुदाई खिदमतगार नाम का एक संगठन भी स्थापना किया था और इन्होंने आगे चल के फिर रेड सेना की भी शुरुआत की। रेड को याद है, मेजनी दल का भी गठन किया था, जिसे बोला गया लाल कुर्ती दल। लाल कुर्ती दल। खिदमतगार का मतलब क्या होता है? खुदाई खिदमतगार, खिदमतगार का मतलब होता है भगवान का सेवक। ठीक है। और आजादी के बाद फिर लेकिन हमारा दो भागों में बट गया था, भारत और पाकिस्तान। तो आजादी के बाद ये फिर पाकिस्तान चले गए थे। 1987 को इन्हें दिया गया भारत रत्न। ठीक है। ये पहले ऐसे विदेशी थे जो भारत के सरजमी पे नहीं थे, भारतीय नहीं थे, और इनको पहला भारत रत्न दिया था अब्दुल गफ्फार खान।
ठीक है, और आगे चल के उन्हें 87 में भारत रत्न मिलता है और 88 में इन्हें उधर पाकिस्तान में गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि ये बहुत मदद करते हैं अफगानों वगैरह को। और अपनी एक सेना की इनकी एक अलग ही पहचान थी, तो सरकार से उतनी इनकी बनती नहीं थी, लेकिन जो मदद करते थे अफगानियों को, इनकी वजह से इनको अक्सर गिरफ्तार वगैरह कर लिया जाता था। 1988 में इनको गिरफ्तार किया गया, 1988 में इनको जेल में ही मृत्यु हो गई। जेल का मतलब हाउस अरेस्ट में थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो इनकी जो मृत्यु हुई थी, ये हुई थी ग्वालियर में 18 जून 1858। 18 जून 1858 को ग्वालियर में इनकी मृत्यु होती है। और एक्चुअली हुआ क्या था कि हीरोज की सेना, तो अंग्रेज की तरफ से हीरोज थे, इनकी सेना ने काफी इन पे आक्रमण किया। इससे पहले भी इनके घर पे भी जब आक्रमण किया था 1858 में, मार्च 1858 में, जब इनकी सेना यहाँ इनके झांसी के जब इनके महल पे अटैक करता, तो ये एक सेना बना लेती जिसमें महिलाओं वगैरह को भी ट्रेन करके पूरा तैयार रखती है, और वहां से अपने आप को किला को ये सुरक्षित रखती है। लेकिन आगे चल के जो दबाव बढ़ता जाता है, तो इन्हें फिर आगे चलना पड़ता है। चलते चलते इन्होंने ग्वालियर के समय ब्रिटेनी सेना इन लोगों के साथ एक काफी टिप्पणी टीका टिप्पणी भी होती है, और इसी युद्ध में ये शहीद हो जाते हैं। फिरोज, पता है इनके बारे में एक टिप्पणी किया था कि जैसे रानी लक्ष्मीबाई अपनी सुंदरता और चालाकी की दृढ़ता के लिए उल्लेखनीय तो थी ही, साथ साथ विद्रोही नेताओं में सबसे ज्यादा खतरनाक थी, ऐसा फिरोज का कहना था। इनका एक वक्तव्य और था, मैं झांसी नहीं दूंगी, मैं झांसी नहीं दूंगी। तो काफी साहसी लेडी थी। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था, विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? तो बंगाल विभाजन होता है 1905 में। ठीक है, ये वक्तव्य कहा गया था एस एन बनर्जी के द्वारा। ये 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके थे। 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष इससे पहले ये रह चुके थे। अब ये इन्होंने 1905 में भारतीय राष्ट्रीय समिति का गठन किया। भारतीय राष्ट्रीय समिति इनके द्वारा गठित किया गया, किनके द्वारा? एस एन बनर्जी के द्वारा। इन्होंने सबसे पहले बार कहा था कि बंगाल विभाजन है ना हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। इसी के बाद इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय समिति का गठन किया। इसका में और इनके जो सहयोगी थे गठन करने में, आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस। ठीक है, तो इसके तहत इन्होंने काफी चीजों का विरोध किया, बंगाल विभाजन का घोर विरोध इन्होंने किया। और आगे चल के बंगाल के क्षेत्रों का निर्विवाद नेता बन गए थे ये। और बिना ताज के बादशाह कहलाने लगे। बादशाह कहलाने लगे ये। चलिए, सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? सरदार उधम सिंह किसे मारा था? ये मारा था माइकल लो डायर को। 13 मार्च 1940 को। ये उन क्षेत्रों का उस समय जब जालियांवाला हत्याकांड हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को जो जालियांवाला हत्याकांड हुआ था, उसका बदला लिया था इन्होंने माइकल लो डायर को मार के। क्योंकि उस समय माइकल लोडायल पंजाब के गवर्नर जनरल थे 1919 में। और इन्होंने जाकर के लंदन में गोली मारी थी इसको।
और लंदन में जो जगह था वो था कैक्सन हॉल। फिर इसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, और गिरफ्तार करने के बाद 31 जुलाई 1940 को फांसी दे दी जाती है लंदन में। ठीक है। बरदौली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व जो किया था बरदौली सत्याग्रह था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये हुआ था 1928 में। ये एक बहुत भारतीय लेवल पे एक बड़ा आंदोलन था, और इसी में वहां की महिलाएं इनको सरदार की उपाधि दी थी। तो ये आंदोलन चला था किसके विरोध में? जितने भी ज्यादातर जो आंदोलन उस समय होता था वो टैक्स के विरोध में। ठीक है, आगे चलते हैं। इनमें से कौन 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन के एक सदस्य नहीं थे? तो कैबिनेट मिशन के सदस्य थे कौन कौन? एक थे क्रिप्स, एक थे अलेक्जेंडर, एक थे लॉरेंस। लॉरेंस जो थे इसके अध्यक्ष भी थे। कैबिनेट मिशन आया क्यों था? तो कैबिनेट मिशन आया था सत्ता का हस्तांतरण के लिए, और संवैधानिक सुधार के लिए। मतलब संवैधानिक विधि व्यवस्था कैसे बनेगी, तो संवैधानिक बैठक के लिए, संवैधानिक गठन के लिए कह सकते हैं। इसी के बाद हमारा संविधान सभा का गठन हुआ था। ठीक है। तो कौन नहीं थे इसमें? तो रैमजे मैकडोनाल्ड नहीं थे। प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो देखिए, गांधी इरविन समझौता हुआ था किस? तो ये हुआ था 1931 में। इरविन का अगर जो शासनकाल की बात करें तो 1926 से 31 तक का शासनकाल था। इसी के बीच में कुछ आंदोलन चल रहे थे। कौन कौन से आंदोलन याद कीजिए? सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसी के बाद फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, ये जो गांधी इरविन समझौता जब होता है तो गांधी जी एक बार फिर भाग लेते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। मात्र एक बार ही ये भाग लिए थे कांग्रेस की तरफ से, लेकिन फिर उसी में कुछ अपने लोगों की तरफ से विरोध मिला, तो इन्होंने आगे भाग लेने से मना कर दिया। तो किसमें भाग भाग लिए थे? 1932 में। लगभग लगभग ये जो कुछ बात रखे थे गांधी इरविन समझौता के समय, और अंग्रेजों ने फिर इसको स्वीकार किया था, जैसे कि भाई हिंसा के आरोपी लोग जो हैं उनको छोड़ के सभी जितने भी राजनीतिक बंदी है सबको रिहा करो। भारत में शराब और विदेशी कपड़ों के दुकान के सामने लोग धरना दे सकते हैं। और जितने आंदोलन के समय रिजाइन किए थे अधिकारी उनको फिर से काम पे बुलाओ। आंदोलन के समय जितनी संपत्तियां जब्त की गई थी वो सबको लोगों को रिटर्न करो। तो ये सबके खिलाफ एक इनका ये था कि गोलमेज सम्मेलन वगैरह में भाग नहीं ले रहे थे, और फिर ये दोनों मिलकर के आपस में समझौता किए। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? तो ये किया गया था लाहौर के अधिवेशन में 1929 में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन की थे? तो नेहरू जी। ठीक है। इसी में ये पूर्ण स्वराज की घोषणा करते हैं। इनका पूरा एक लक्ष्य था, पूरा लक्ष्य था कांग्रेस का उसमें कि पूर्ण स्वराज को घोषणा करना, और आगे चल के हमें पूरा स्वराज लेना। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप समूह को नया नाम क्या दिया था? निकोबार द्वीप समूह, तो इसको इन्होंने नया नाम दिया था स्वराज द्वीप। ठीक है। तो 30 दिसंबर
1943 को इन्होंने वहां पे पोर्ट ब्लेयर में झंडा फहराया था। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर में झंडा फहराया। और उसी समय अंडमान निकोबार को इन्होंने एक नया नाम देने के लिए किया था कि इनको नाम जो दे दिया जाए शहीद और स्वराज द्वीप रखा जाए नाम। ठीक है, इनकी ही सोच थी। फरवरी 1922 ईस्वी में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में? चौरी चौरा है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये चौरी चौरा का जो एक कांड होगा, आप लोग को याद होगा सभी को कि गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन था उस समय ये कांड हुआ था। असहयोग आंदोलन के समय ये कांड हो गया था। ठीक है, 4 फरवरी 1922 को ये घटना होती है। कुछ आंदोलनकर्मियों द्वारा या कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा, ये चाहे जो कह लीजिए, उनके द्वारा एक पुलिस थाने वगैरह में, जेल में पुलिस थाने को जला दिया जाता है, जिसमें लगभग लगभग 22 पुलिसकर्मी और 3 नागरिक को मृत्यु हो जाती है। उसके बाद गांधी जी काफी आहत होते हैं और 12 फरवरी 1922 को ये रोक देते हैं। इसी के बाद फिर गांधी जी को आगे चल के लगभग मार्च में फिर इनको 4 साल के लिए जेल दे दिया जाता है, 1922 6 साल के लिए। लेकिन फिर कुछ समय के बाद 1924 में उनको जेल से छोड़ दिया जाता है, स्वास्थ्य के हमला देख, मतलब स्वास्थ्य के चलते कि स्वास्थ्य अच्छा नहीं है आगे चल के। खुदीराम बोस ने किस स्थान पे किंग फोर्ट की हत्या की थी? कि मुजफ्फरनगर में। इनके एक दोस्त थे प्रफुल्ल चाकी, ये दोनों ने मिल करके प्रयास किए थे किंग फोर्ट का। ये एक न्यायाधीश थे, तो लोगों इनके लग रहा था कि जैसे ये हमारे आंदोलन कर्मी और लोगों को खिलाफ ही सही से नहीं दे पा रहे हैं फैसला। ये काफी लोग गुस्से थे इनमें, इनसे, तो इन्होंने मारने का प्रयास किया प्रफुल्ल चाकी के साथ मिलके। ये घटना जो हुई थी 30 अप्रैल 1908 को, लेकिन ये असफल रहे क्योंकि ये पहचान नहीं पाए कि बम किस पे फेंकना है। ये गलत आदमी के ऊपर बम फेंक दिए थे, क्योंकि प्रफुल्ल चाकी थे और ये दोनों एक समय ऐसे भी घटना इसमें कहा जाता है कि जब ये बम फेंकने के बाद ये मुजफ्फरपुर के आसपास एक स्टेशन पे होते हैं, तो ये कहीं लोगों से बात करते हुए सुनते हैं कि किंग फोर्ट के ऊपर बम फेंका गया या कुछ ऐसा हुआ कि बमबारी हुई है। तो ये अचानक से वहां पे बोल बैठते हैं कि किंग फोर्ड नहीं मरा। लोग पहचान जाए, तुम्हें कैसे पता किंग फोर्ड को मारना था? क्योंकि वहां पे कोई और जा रही थी लेडी और उनकी एक बेटी थी, एक कोई वकील की, बैरिस्टर की वाइफ और बेटी थी, उनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन किंग्सफोर्ड उस बग्गी में होते ही नहीं। उसी के बाद इनको पकड़ लिया जाता है, जेल में डाला जाता है, उसके बाद फिर इनको फांसी दे दी जाती है 11 अगस्त को। 11 अगस्त 1908 को इनको फांसी दे दी जाती है, खुदीराम बोस को। ठीक है, अगला और आज का आखिरी प्रश्न है, 1942 ईस्वी में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे थे? वो था दीपावली का दिन। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण के साथ और भी बहुत सारे लोग थे जो वहां से भागे थे, जैसे योगेंद्र सकल, नारायण सिंह, गुलाब चंद गुप्ता, पंडित राम नंदन मिश्रा, शालिग्राम सिंह। तो इनके साथ कुछ सहयोगी भी थे, इनके साथ 5 सहयोगी और भी थे जो जेल से भागे थे। वो दीपावली का दिन था, 9 नवंबर 1942 की रात। वो दीपावली का दिन बोलता हूँ, 9 नवंबर 1942 की रात थी, दीपावली का समय था। इसका फायदा क्या, क्यों इन्होंने इसी दिन को चुना? क्योंकि त्योहार का समय था, पहरेदारी कम चल रही थी, तो थोड़ा और लोगों की मदद से लगभग लगभग ये पूरा सभी लोगों की मदद 17 फीट ऊंची दीवार से इन लोग पार हुए थे। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आगे के अगले क्लासेज में।
और जो लोग नए हैं कृपया इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। चैनल का नाम आप लोग को पता होगा, विद्यार्थी पीसीएस। थैंक्स।